हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट जनवरी सन 2024 के लिए उर्दू की इस अहम क्लास में हम उर्दू पेडागोजी के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं है। डेली हमारी लाइव क्लास 3 बजे होती है, लेकिन आज कुछ मसरूफियात की वजह से मैं 3 बजे क्लास नहीं ले पाऊँगा, इसलिए पहले ही ये क्लास आप लोगों को रिकॉर्ड करके 3 बजे स्ट्रीम कर दूंगा। यानी कि यहाँ पे जो हमारी क्लास हो रही है रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन आपको महसूस ये हो रहा होगा कि लाइव क्लास है। चलो पहला सवाल देखते हैं। पहले जमात की ज़बान की निसाबी किताब जो है वो हरूफ तहज्जी, 2 हरफी अल्फाज से हरफी अल्फाज, फिर कहानियाँ और नज़मों से शुरू होती है। तो इस किताब में कौन सा अप्रोच अपनाया गया, यानी कि क्लास 1 की जो टेक्स्ट बुक है उसमें पहले अल्फ़ाबेट्स हैं, फिर वर्ड्स हैं, फिर सेंटेंस हैं, उसके बाद स्टोरीज हैं, फिर पोएम्स हैं। तो इस अप्रोच को अपनाया गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो देखेंगे आपकी पहले ही छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, यानी कि नीचे से ऊपर ये जाया जा रहा है। तो इस अप्रोच को हम कहेंगे नीचे से ऊपर, यानी कि डाउन टू अप अप्रोच इसे कहेंगे, ठीक है, या बॉटम टू अप अप्रोच। तो इसलिए हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। आ रहा है समझ में। ये बहुत आसान सा सवाल है, इसका सभी लोग जवाब कमेंट में देंगे। पढ़ने में दुश्वारी को डैश कहा जाता है। क्या डिसलेक्सिया कहते हैं, डिस्ग्रेफिया, डिसकैल्कुलिया या फिर डिस्फोरिया। तो देखो, पढ़ने में दिक्कत या परेशानी को डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर कोई भी बच्चा सा को वाज पढ़े, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़े, मेहनत को मोहब्बत पढ़े, तो उसको पढ़ने में दिक्कत है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे। मेहनत और मोहब्बत में बस इतना ही फर्क है, नुक्ता ऊपर हो गया तो मेहनत, नुक्ता नीचे हुआ तो मोहब्बत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 के बाद 108। इसमें ये पूछा जा रहा है कि ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आप चाहते हैं कि बच्चों को लिखना सिखाएं, लिखने की शुरुआत कराएं, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है कि मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख्यालात यकजा करने के लिए कहेंगे, यानी कि टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को थिंकिंग करने के लिए कहेंगे, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नए नए आइडियाज़ उनके मन में आ रहे हैं उनको कलेक्ट करने के लिए कहेंगे। या फिर तलबा से किसी मौजू पे, किसी टॉपिक पे ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए पैसेज को नकल करने के लिए, कॉपी करने के लिए कहेंगे। या फिर तलबा से मुख्तलिफ इक़्तिबास पढ़कर, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो गद्यांश हैं या पैसेजेस हैं उनको पढ़कर स्कूल आने के लिए कहेंगे। या फिर तलबा से खुश खत लिखने के लिए, अच्छी राइटिंग में लिखने के लिए कहेंगे। तो राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका वो यह है कि बच्चों को गौर व फिक्र करने का मौका दीजिए और ख़ुद से उनके ख़यालात को आज़ादाना तौर पर लिखने के लिए कहिए। तो मौजू के बारे में ख़यालात यकजा करके बच्चों को खुद से लिखने के लिए कहना, ये सबसे ज़्यादा अहम है लिखना सिखाने में। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, जैसा कि आप सभी लोग जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। हम किसी का नाम नहीं ले पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है ना। चलो, रिकॉर्डेड क्लास है तो छोड़ के जाना नहीं है, देखना है। आप सभी लोग जो एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये इंटरेक्शन भी आपको क्लासरूम में मिलेगा, क्लासरूम जैसा माहौल भी यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। चलो बताओ, एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी ज़बान क्या करता है, सुनकर सीखता है, बोलकर, लिखकर, या फिर रस्मी माहौल में। देखो, मादरी ज़बान जो होती है वही होती है आपकी पहली ज़बान, और पहली ज़बान बच्चा सुन कर सीखता है,
ठीक है, नकल करके सीखता है, अनुकरण और इमिटेशन करके सीखता है, फैमिली मेंबर्स को कॉपी करके सीखता है पहली जबान। तो यहाँ पे सुनकर सही होगा। रस्मी माहौल में जबान जो सीखी जाती है वो कौन सी होती है? तो दूसरी जो जबान होती है सेकेंड लैंग्वेज, वो रस्मी माहौल में उस्ताद की मदद से सीखी जाती है, तो उसे हम जबान का आमोजिश कहते हैं, लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मादरी जबान सुनकर अपने आप सीखें तो इसे जबान की हसूलियाबी या जबान का इक्तिसाब कहेंगे, जिसे अंग्रेजी में लैंग्वेज एक्विजिशन और हिंदी में भाषा अर्जन कहा जाता है। आ रहा है समझ में? मैं बार बार कोशिश ऐसा कर रहा हूं कि आप लोगों को लगे कि लाइव चल रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 110, किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? देखो, जो लैंग्वेज स्किल्स होती है वो 4 होती है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, लिखना यानी कि LSRW, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल। इन चारों स्किल्स को आप डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल, ठीक है, रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, आर लिख दिया, रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल। और एक होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल। ठीक है, रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल को उर्दू में कहते हैं वसूल करने की महारत और ख़ज़ी महारत। ठीक है, और जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल है उसको हम लोग कहते हैं तख्लीकी महारत। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हम जानकारियों को रिसीव करते हैं, तो हमारा पढ़ना और सुनना ये रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल हो गई और ख़ज़ी महारत हो गई। ठीक है, और जब हम बोलते हैं और लिखते हैं, पढ़ना और सुनना ये रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल है। जब हम बोलते हैं और लिखते हैं तो हम जानकारियों को प्रोड्यूस करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज़ को, तो बोलना और लिखना हमारा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल हो गया। तो रिसीप्टिव में आपका क्या क्या होगा? सुनना और पढ़ना, जबकि आपका एक्सप्रेसिव जो होगा उसमें बोलना और लिखना होगा। तो बोलना और लिखना देखेंगे तो आपको तीसरे वाले ऑप्शन में दिखेगा। ठीक है, यानी कि तख्लीकी महारतें जो हैं वो बोलना और लिखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल की तीसरी जमात के तलबा को एक नज्म पढ़ाने के बाद करुणा नहीं है, ये करुणा ने फैसला किया कि उन्हें कुछ काम दे, तो दर्ज झेल में से उसे कौन सा काम देना चाहिए ताकि बच्चे उसमें पूरी सरगर्मी से शरीक हों। एज ए टीचर आपने पोएम बच्चों को पढ़ा दिया, पोएम पढ़ाने के बाद आप चाहते हैं कि बच्चे किसी एक्टिविटी में बिजी रहें, तो आप उनको कौन सा काम देंगे जिससे वो कोई एक्टिविटी कर सकें? पहला ऑप्शन है कि बच्चों से नज्म के आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखने के लिए कहेंगे, या फिर बच्चों से नज्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहेंगे, ग्रुप बना लो बच्चों और क्वेश्चन आंसर करो, या फिर बच्चों से पूरी नज्म हर्फ बहर्फ ज़बानी याद करने के लिए कहेंगे, या फिर बच्चों से नज्म में आए नए लफ्ज़ों की मदद से जुमले बनाने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी करानी है जिससे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, तो आप क्या करेंगे? बच्चों का ग्रुप बनवा देंगे और ग्रुप में बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो ये बेस्ट मेथड माना जाएगा। यानी कि बच्चों से नज्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ज़बान सीखने के हवाले से 4 बयान यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा बयान सही है? पहला ऑप्शन है बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चे स्कूल आकर ज़बान सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। चौथा ऑप्शन है बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से ज़बान सीखते हैं। ये सवाल बहुत ही आसान है, इसमें एक ही ऑप्शन सही है। सही जवाब तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं चॉम्स्की ने एक कंसेप्ट दिया वो बता देता हूँ, आपको सही जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। चॉम्स्की ने एक थ्योरी दी जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के कंसेप्ट के नाम से जानते हैं, कि
हर बच्चे के माइंड में एक फितरी सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज का एक्विजिशन कर लेता है। यानी कि वाइगोस्की कह रहा है कि हर बच्चे में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये चॉम्स्की ने कहा। और उसी के स्टेटमेंट को इस क्वेश्चन में हर्फ ब हर्फ पूछ दिया है और वही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा है? आप सभी लोग जवाब पा चुके हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ज़बान सीखने के लिए 10 जेल में से कौन सबसे अहम है? लैंग्वेज लर्निंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या TLM का यूज़ है? सोशल इंटरेक्शन सामाजिक तामुल या सामाजिक अंतःक्रिया है? किताबें पढ़ना या फिर फिल्में देखना? तो ज़बान सीखने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है समाजी तामुल। समाजी तामुल का तस्वुर किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर किया जाता है? आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं उसमें फोटोज होते हैं, तस्वीरें होती हैं, तो उनका हम इस्तेमाल किस तौर पर करते हैं? निसाबी किताब और असबाक में वजाहती तस्वीर देने का रुझान है, ऐसा प्रचलन है, इसलिए हम दे देते हैं। यह निसाबी किताब को जाजिब यानी कि जो टेक्स्ट बुक है उसको अट्रैक्टिव बनाता है। यह जामिद तस्वुरात को समझने में यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हैं, जो अमूर्त संकल्पनाएं हैं, उसे समझने में मदद होती है। यानी कि फ़ोटो जब हम बच्चों को किताबों में देते हैं तो उससे बच्चे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को, जो चीज़ें उनके सामने नहीं है, उनको तस्वीर के माध्यम से सीख लेते हैं। या फिर सबक तहरीर करना मुश्किल काम है लेकिन वजाहती तस्वीर बनाना आसान है, इसलिए हम छोटे बच्चों की किताबों में तस्वीर दे देते हैं। तो बताओ कौन सा वाला ऑप्शन सही है? तो जाहिर सी बात है छोटे बच्चों की किताबों में हम तस्वीरें इसलिए लगाते हैं ताकि बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकें, यानी कि जामिद तस्वुरात को समझना आसान हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। चलो, तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? एज ए टीचर आप अपने स्टूडेंट को बनाना चाहते हैं अच्छा मुसन्निफ, शेक्सपियर बनाना चाहते हैं, मुंशी प्रेमचंद बनाना चाहते हैं, तो बचपन में उसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? एकदम राइटिंग उसकी मस्त हो, या फिर उसको ग्रामर बहुत अच्छा आता हो, या फिर उसमें भावनाएं हो, तअस्सुर हो, फीलिंग्स हों, या फिर लफ्ज़ों की तादाद? बताओ। तो कहानी लिखने के लिए, मुसन्निफ बनने के लिए भावनाएं होनी चाहिए, तअस्सुरात होने चाहिए, जिसकी वजह से वो बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर सके। क्योंकि लिखने के लिए खुद को आज़ादाना तौर पर एक्सप्रेस करना या फिर खुद को अपने तसव्वुरात को जाहिर करना ही सही से लिखना कहलाता है। तो तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को चाहिए कि बच्चे में तअस्सुर के पहलू पर ज़्यादा जोर दे। डिसलेक्सिया, इससे मुताल्लिक खराबियाँ, तो ऐसा सवाल आया था उसी को घुमा के पूछ दिया। डिसलेक्सिया ये पढ़ने में दिक्कत या परेशानी को कहते हैं। मैथमेटिकल प्रॉब्लम या रियाजी खराबी को कहते हैं क्या? डिसकैलकुलिया। यहाँ पे देखो 3-4 चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। डिसलेक्सिया तो ये आपका जान गए कि पढ़ने में दुश्वारी है। डिसकैलकुलिया अगर पूछे, कैलकुलिया, तो कैलकुलिया में आप देखेंगे कैलकुलेशन दिख रहा है। कैलकुलेशन किसमें होता है? मैथ में होता है। तो मैथ में जो कैलकुलेशन करने में बच्चों को दिक्कत होती है उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। बच्चा नंबर्स को देख के उनको समझ नहीं पाता है। घड़ी देखेगा तो घड़ी काउंट नहीं कर पाएगा कि कितना बज रहा है। उससे पूछो कि बेटा कितना बज रहा है, तो कहेगा पापा जो बड़ी वाली सुई है ना वो 3 पर है और छोटी वाली सुई जो है वो 4 पर है, कितना बजा हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बच्चा अगर ऐसा कर रहा है तो उसको डिसकैलकुलिया है। और अगर डिसग्राफिया की बात करें तो डिसग्राफिया, देखो डिसग्राफिया, डिसग्राफिया ग्राफ
यानी कि ग्राफ में आमतौर से लिखा जाता है, ग्राफिंग की जाती है। तो ग्राफ यानी लिखने में अगर दिक्कत है तो डिस्ग्राफिया होता है, ठीक है। इसमें बच्चे का फाइन मोटर स्किल जो होता है ना वो खराब हो जाता है। फाइन मोटर स्किल समझते हैं ना, फाइन मोटर स्किल यानी कि जब हम किसी काम को करते हुए अपने हाथ के छोटे आज़ा का इस्तेमाल करते हैं, छोटे मसल्स का यूज करते हैं, तो फाइन मोटर स्किल्स होती है। जैसे लिखते हैं, तस्वीर बनाते हैं, ठीक है, पेंटिंग करते हैं, तो ये फाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डिस्ग्राफिया में बच्चों की जो फाइन मोटर स्किल है वो खराब हो जाती है, यानी कि उनको लिखने में दिक्कत आती है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, यही 3 ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। बाकी अलग से मैं इस पे क्लास कराऊंगा, ठीक है, अलग से मैं इस पे क्लास करा के सारी चीज़ें डिटेल से समझा दूंगा। और अगर आपने हमारा नोट्स लिया होगा तो उसमें सभी चीज़ें चैप्टर वाइज और कंसेप्ट वाइज समझाई गई हैं। जिन्होंने नहीं लिया है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, 72 75 54 98 90 पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे। आपको हमारे नोट्स का सैंपल भेजा जाएगा जिसमें कोई डिटेल्स होंगी, आप जिन्हें फॉलो करके एक मामूली सी रकम बतौर हदिया आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो मेरा हक बनता है, ठीक है। तो इतना आप बतौर हदिया हमें पेश करके कंप्लीट नोट्स को ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है? कोई भी पैसेज पढ़ रहे हैं तो उसमें सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना अहम है। सभी इराब का, ज़ेर ज़बर पेश का इराब का सही इस्तेमाल ज़रूरी है, या फिर मतन के मानी समझना, या फिर तेज़ रफ्तारी से इतना तेज़ पढ़ना कि कोई समझ ही ना पाए, ये ज़रूरी है। तो मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा अहमियत है मानी समझने की। पढ़ने का मतलब सिर्फ हरूफ की अदायगी नहीं होती है बल्कि मानी समझना भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही होगा। ये देखो थोड़ा सा बड़ा है, एक बार में पूरा नहीं दिखेगा तो मैं 2 बार में इसको दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर ऑप्शन आपको दिखाऊंगा। दूसरी जमात की उस्ताद है निशा, क्या कर रही है? तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज को फ़रोग़ देने में वो बहुत ज़ोर लगा रही है। तो ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़े के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी, योजना, हिकमत अमली कौन सी होगी? एज ए टीचर आप बच्चों का वोकैबलरी बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तलबा से नए सबक से पहले तमाम अल्फाज याद करने के लिए कहेंगे। तलबा से मौजूदा सियाक में, यानी कि जो कंटेक्स्ट है, जो संदर्भ है, उसमें नए अल्फाज के मानी क्यास करने के लिए कहेंगे। या फिर तलबा तमाम नए या मुश्किल अल्फाज की लुगत देखें, डिक्शनरी देखें, जो मुश्किल लफ्ज़ दिखे उसकी डिक्शनरी देख लें। या फिर तलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल अल्फाज को टिक लगा लें, निशानजद कर लें और फिर उनके मानी याद करें। तो यहाँ पे याद करने की बात है, नेगेटिव है। मानी देखने के लिए लुगत देखना, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे भी याद करने की बात है, निगेटिव है। बच्चा 2 पॉजिटिव है। जब कभी भी बच्चों की वोकैबलरी बढ़ाने की बात की जाए या फिर अल्फाज के मानी समझने की बात की जाए तो मानी समझने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि आप कंटेक्स्ट में देखें कि वो लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, फिर उसके मानी को आपको समझना आसान हो जाएगा। यानी कि तलबा मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के मानी के बारे में क्यास करें, अनुमान लगाएं, गेस करें, तो उनको नए मानी समझ में आ जाएंगे। तो वोकैबलरी बनाने के लिए, शब्दकोश बढ़ाने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो दूसरा वाला ऑप्शन है। अगला सवाल कि दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ हरकत और सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि वो उस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करें। तो ऐसा करके वो क्या जांचने की कोशिश कर रहा है? तो कहानी सुना करके दोबारा उनको अपने लफ्ज़ों में बयान करने के लिए बच्चों से कहना, ये सुनने की सलाहियत को चेक करना है। यानी कि आपने कहानी सुनाई, सुनाने के बाद बच्चों से कहा कि इसको अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान करो। तो जब बच्चे सही से सुने रहेंगे तभी तो दोबारा बयान कर पाएंगे। तो यहाँ पे सुनने की सलाहियत मुनासिब लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का क्या मतलब है? क्लासरूम की दीवारें रंगीन हैं, इसका मतलब ये है या पढ़ाया जाने वाले तस्वीरात से मुताल्लिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना है।
हरूफ ताजी के बड़े चार्ट्स को चिपका देना है, या मुख्तलिफ नज़मों को उनकी वज़ादी तस्वीरों के साथ दीवार पर प्रिंट करना है। छोटे बच्चों के क्लासरूम में दीवारों पे तस्वीरें क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं ताकि जो कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं उसके वो चीज़ें दीवारों पे बच्चों को दिखे, उनको उनको देख के बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकें। तो क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब है पढ़ाई जाने वाले तस्वुरात से मुताल्लिक तहरीरी मवाद को दीवारों पे चस्पा करना। तो यहाँ पे हमने 15 सवाल जो कि सीटेट जनवरी सन 2000 सीटेट जुलाई सन 2019 में पूछा गया था, इसको हल किया। इसकी पीडीएफ भी मैंने लगा दिया है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सिर्फ इसमें पेडागोजी है, मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। हैदरी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। ओके, तो ये रिकॉर्डेड क्लास थी, आपको लग रहा होगा लाइव क्लास है, स्ट्रीम किया गया इसको पहले से रिकॉर्ड करके। तो क्लास को ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और अल्लाह आप सबको इम्तिहान में कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।